हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों फाइनली मैं एक लंबी हॉलीडे के बाद वापस आ चुका हूं और इस हॉलीडे के दौरान मैंने नथिंग लेफ्ट टू फियर नाम की एक मूवी देखी है जो कि एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एंथनी लियोनार्डी III ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म स्लैशर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 4.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स ओनली 9% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 16%। अब इतनी कम रेटिंग्स होने के बावजूद मैं इस फिल्म को इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि मूवी को एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसी वीडियो में आपको स्टल टाउन से जुड़ी काफी सारे बिलीव्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जनरली तो ये बात नहीं कहता लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसके कंटेंट का असली मजा एंड में मूवी एक्सप्लेनेशन के बाद है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक फैमिली को अपनी कार में देखते हैं जहां ये लोग स्टल नाम की किसी जगह पर जा रहे थे। इस फैमिली के एल्डर्स थे डैन एंड वेंडी जिनकी मेरी और रेबेका नाम की 2 बेटियां थी और इनके बेटे का नाम क्रिस था। डैन को स्टल से पास्टर की जॉब ऑफर हुई थी और इसलिए ये फैमिली स्टल शिफ्ट हो रही थी। तो जर्नी में ये लोग अपना रास्ता लोकेट नहीं कर पा रहे थे जिस वजह से दे डिसाइड कि वो किसी इंसान से आगे जाने का रास्ता पूछेंगे। डैन और क्रिस रास्ता पूछ कर आने का डिसाइड करते हैं और तीनों लेडीज यहीं कार के पास रुक जाती हैं। डैन को एक हाउस दिखता है जहां जाने पे उसकी मुलाकात मेसन नाम के एक इंसान से होती है और मेसन पहले से ही जान रहा था कि डैन स्टल का न्यूली अपॉइंटेड पास्टर है। मेसन का कहना था कि वो लोग बस स्टल से थोड़ा ही दूर है और किंग्समैन जो कि स्टल के प्रीवियस पास्टर हैं उन्होंने मेसन को ये जिम्मेदारी दी है कि वो न्यू पास्टर यानी डैन को सही जगह पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ रेबेका और मेरी कार के पास ही खड़े थे जहां से थोड़ी ही दूर पे वो एक लड़के को देखते हैं जो कि एक शीप का गला काटकर उसका खून एक बाल्टी में कलेक्ट करने लगता है। ये साइट काफी डिस्गस्टिंग थी लेकिन तभी डैन और क्रिस यहाँ वापस आते हैं। ये फैमिली अपनी कार में मेसन के ट्रक को फॉलो करते हैं जो कि उन्हें स्टल टाउन तक पहुंचा देता है। स्टल आकर ये लोग देखते हैं कि टाउन के लगभग सभी लोग इनका सामान हाउस में मूव करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि किंग्समैन भी इनका सामान खुद उठाकर अंदर रख रहे थे। लोगों का इतना फ्रेंडली नेचर देखकर डैन एंड हिज फैमिली वाज रियली हैप्पी। घर के अंदर आकर देखने पर इनकी खुशी और बढ़ जाती है क्योंकि ये घर काफी सुंदर और बड़ा सा था एंड टाउन के लोगों ने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे। फॉर एग्जाम्पल किचन में एक बड़ा सा केक था। तीनों बच्चे घर में अपना अपना रूम चूज करने में लग जाते हैं जहां रेबेका जब एक रूम के विंडो से नीचे देखती है तो एक आदमी उसे अजीब तरह से घूर रहा था लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर बाद वो आदमी अपनी जगह से गायब था। खैर अगली सीन में हम बाहर तेज आंधी तूफान देखते हैं जिससे रेबेका की नींद खुलती है। रेबेका बाहर देखने के लिए अपने विंडो के पास जाती है और नीचे देखने पर उसे टाउन के सभी लोग इस विंडो की तरफ घूरते हुए दिखाई देते हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन वो लोग गायब हो जाते हैं और रेबेका घबरा कर चिल्लाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे वहां एक लेडी दिखती है जिसका फेस एकदम से ब्लैक एंड हॉलो होने लग जाता है और वो रेबेका का दोनों हाथ पकड़ लेती है। उसके खुद के हाथों पर 2 कट्स थे जिनसे खून निकलने लगता है और वो औरत अपना मुंह खोलती है जिसमें से एक काला साया बाहर निकलकर रेबेका के ऊपर आने लगता है। तभी अचानक रेबेका की नींद खुल जाती है और हम भी समझ पाते हैं कि ये बस उसकी एक नाइटमेयर थी। सुबह सब लोग रेडी होकर चर्च जाते हैं जहां किंग्समैन टाउन के सभी लोगों के सामने डैन और उसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर रेबेका उसी शीप वाले स्ट्रेंज लड़के को नोटिस करती है जो प्रेयर के बीच में ही उठकर बाहर चला जाता है। प्रेयर खत्म होने के बाद रेबेका उसी लड़के के पास बैठ जाती है और बात करने पे वो बंदा अपना नाम नोआ बताता है। इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम बोथ ऑफ द एक्शंस कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इसी बीच नोआ रेबेका को थोड़ी देर बाद टाउन घुमाने के लिए पूछता है जिस पर रेबेका हाँ कर देती है। खैर घर आकर सब थक चुके थे और मेरी को भी काफी भूख लग जाती है जिस वजह से वो किचन में रखा हुआ केक खाने लगती है। केक को खाते वक्त मेरी चोक करती है और उसके कफ करने पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस केक के अंदर एक टूथ यानी कि दांत था। जी हाँ दोस्तों, तभी इनके घर पर नोआ आता है और रेबेका नोआ को केक वाली बात बताती है।
ये सुनकर नोआ का कहना था कि ये केक एक ओल्ड लेडी ने बनाया था जो कि 90 साल से ऊपर एज्ड है, और ये दांत भी उसी का होगा जो कि शायद केक में गलती से गिर गया होगा। यहाँ हम एक अजीब चीज देखते हैं कि नोआ चुपके से वो दांत अपने पॉकेट में रख लेता है और बाकी केक को डस्टबिन में फेंक देता है। तो इसके बाद नोआ और रेबेका बाहर टाउन घूमते हैं, जहां बाकी लोगों ने साथ देखकर थोड़ा अजीब तरीके से घूर रहे थे। कुछ देर में ही मेसन वहां आता है और वो नोआ को आवाज लगाता है। मेसन नोआ से घर जाने के लिए कहता है क्योंकि किंग्समैन ने उसे अर्जेंटली बुलाया था। अब नोआ को जाना पड़ता है और रेबेका भी अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर रेबेका को पता चलता है कि मेरी की तबीयत थोड़ी खराब है और वो अपने रूम में आराम कर रही है। रेबेका मेरी के रूम में जाती है और वो लोग नोआ के बारे में बात करते हैं, जहां उन्हें ये बड़ा अजीब लगता है कि नोआ किंग्समैन के साथ रहता है, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था किंग्समैन की कोई फैमिली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम नोआ को अपने रूम में अपनी फैमिली की एक फोटोग्राफ लिए देखते हैं और वो इसे देखकर जिस तरह इमोशनल हो रहा था उससे इट वाज ऑब्वियस कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई थी। अब जैसे ही किंग्समैन रूम में एंटर करने वाला था, नोआ उस फोटोग्राफ को छुपा देता है। किंग्समैन और नोआ की कॉन्वर्सेशन से हम ये समझ पाते हैं कि नोआ को किसी तरह का इंपॉर्टेंट टास्क करना है, और हालांकि नोआ हेजिटेट कर रहा था, स्टिल किंग्समैन उसे इस काम के लिए तैयार करना चाह रहा था। किंग्समैन नोआ से पूछता है कि इस बार किसे चूज किया गया है, जिसपे नोआ वो दांत अपने पॉकेट से निकाल कर देते हुए बोलता है मेरी। किंग्समैन नोआ से बोलता है कि बेहतर होगा अगर वो रेबेका और उसकी फैमिली से इमोशनली अटैच ना हो। इसके बाद नोआ वहां से चला जाता है और हम किंग्समैन को उस दांत को एक बॉक्स में रखते हुए देखते हैं। इसके बाद किंग्समैन किसी तरह की प्रेयर परफॉर्म करता है, जहां हम उसके दोनों हाथों पर कई कट्स देखते हैं। एनीवे, सीन शिफ्ट होकर एक ग्रीन फील्ड को दिखाता है जहां रेबेका अकेले बैठी हुई थी। ये काफी पीसफुल सीन था और यहाँ रेबेका के पास एक शीप आती है, जिसे सहलाने पर रेबेका के हाथ में ब्लैक ब्लड जैसा कुछ आ जाता है, और देखते ही देखते उसके आसपास वही ब्लैक ब्लड भर जाता है जिससे वो निकल नहीं पा रही थी। एंड देन वहाँ और भी कई शीप्स आ जाती हैं जिन पर यहाँ वहाँ कट्स थे और उनका ब्लड निकल रहा था। तभी एकदम से रेबेका की आंख खुलती है एंड शी रियलाइजेस कि ये बस एक नाइटमेयर था। रूम में मेरी तैयार हो रही थी और वो रेबेका को भी रेडी होने के लिए बोलती है क्योंकि आज टाउन में समर फेस्टिवल था। तैयार होकर दोनों फेस्टिवल में पहुंचते हैं और यहाँ मेरी को एक लड़का दिखता है जिससे वो बात करने का ट्राई करती है। इस लड़के के रिस्ट पर भी कट था और वो मेरी की बातों को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए अपने काम में लगा रहता है। रेबेका को पास ही नोआ दिखता है और वो उसके साथ निकल जाती है। नोआ उसे अपनी फेवरेट जगह दिखाने ले जा रहा था, विच वॉज ए हाई टावर, जहां से पूरे टाउन का काफी ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। ऊपर पहुंचकर रेबेका और नोआ व्यू एंजॉय करते हैं और रेबेका नोआ से पूछती है कि क्या उसके फादर यानी किंग्समैन को उसका किसी लड़की से मिलना पसंद नहीं। तो इस पे नोआ रेबेका को बताता है कि किंग्समैन उसके फादर नहीं है। एक्चुअली में नोआ ने हाल में ही अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और तब से वो किंग्समैन के साथ ही रह रहा है। इसके बाद रेबेका और नोआ किस करते हैं, लेकिन तभी रेबेका नोटिस करती है कि वहां टावर के नीचे से कोई आदमी उन्हें ही देख रहा था। ये बात वो नोआ को बताती है और उस आदमी को देखकर नोआ एकदम से घबरा जाता है और रेबेका से किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर किंग्समैन नोआ पे काफी भड़कता है क्योंकि वो रेबेका के साथ इन्वॉल्व हो रहा था और वो नोआ को इस टाउन के किसी कर्स के बारे में याद दिलाता है। नोआ भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि क्या मैं रेबेका और उसकी फैमिली की कोई हेल्प नहीं कर सकता, जिस पर किंग्समैन रिप्लाइज कि इस दुनिया में कोई एंजल्स नहीं है जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करे, बल्कि हमें खुद ही सब करना पड़ता है और नोआ के लिए भी बेहतर यही होगा कि वो अपना रोल अच्छी तरह से निभाए। खैर, रात को रेबेका और उसकी फैमिली समर फेस्टिवल में पहुंचती है और यहाँ रेबेका नोआ को किंग्समैन के साथ देखती है। यहाँ हम किंग्समैन के साथ उसी औरत को देखते हैं जो रेबेका के नाइटमेयर में आई थी। किंग्समैन उसे कुछ समझाकर भेजता है और नोआ को कुछ इशारे करता है, जिसके बाद नोआ मेरी और रेबेका को उसी औरत के पास ले जाता है जो कि एक बूथ पर ड्रिंक सर्व कर रही थी। रेबेका उस लेडी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसके हाथ पर वही कटमार्क नोटिस करती है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो लेडी मेरी के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। नाउ नोआ और रेबेका अलग चले जाते हैं और यहाँ मेरी की तबीयत ऑल ऑफ ए सडन काफी बिगड़ जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो क्राउड से दूर हट जाती है, जहां मेसन आकर उसे उठाकर कहीं ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मेरी को होश आता है तब वो अपने आप को किसी बिल्डिंग में बंधा हुआ पाती है। मेरी किसी सर्कुलर पिट में बंधी हुई थी और उसके दोनों तरफ प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग खड़े थे और ये पूरा सीन देखकर इट वाज क्वाइट क्लियर कि यहाँ किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म किया जाने वाला था।
तभी वहां किंग्समैन आता है और वो उसी बॉक्स में से वो दांत निकालता है और अपने हाथ पर एक कट करते हुए प्रे करता है, जिसके बाद वो कहता है एक्सेप्ट योर ऑफरिंग। किंग्समैन के हाथ से बहता हुआ ब्लड पिट के पानी में जाता है और इसी के साथ ये रिचुअल कंप्लीट हो जाती है। हम व्यूअर्स मेरी को पजेस होते हुए देखते हैं, जिसके बाद किंग्समैन मेरी को डैन के पास ले जाता है और उससे बोलता है कि उसे मेरी इसी हालत में बेंच पर मिली। दूसरी तरफ हम नोआ और रेबेका को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहां नोआ उसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तभी क्रिस यहां आकर रेबेका को मेरी की हालत के बारे में बताता है और वो यहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो मेरी को उसके रूम में सुला देते हैं एंड तभी टेलीफोन रिंग करता है। ये कॉल किंग्समैन की थी, जो डैन को तुरंत चर्च आने के लिए कहते हैं। डैन चर्च जाता है और यहाँ किंग्समैन प्रेयर कर रहा था, जो प्रेयर के बाद डैन से कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम्हारी एक प्यारी फैमिली है, लेकिन गॉड ने तुम्हें चुना है, आई एम सॉरी। और ऐसा बोलने के बाद ही वो क्लोरोफॉर्म से डैन को बेहोश कर देता है। बाहर टाउन के सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे और यहाँ हम व्यूअर्स एक आदमी को खून से अपने हाउस के डोर पर एक बड़ा एक्स ड्रॉ करते हुए देखते हैं। ये वही खून था जिसे नोआ मूवी के स्टार्टिंग में शीप को मारकर बकेट में कलेक्ट कर रहा था। खैर सीन शिफ्ट होकर रेबेका के घर पर फोकस करता है, जहां रेबेका मेरी के रूम में उसे चेक करने जाती है, बट टू हर सरप्राइज मेरी अपने बेड पर बैठी हुई थी। मेरी के पास जाकर रेबेका देखती है कि मेरी की आईज भी उसी तरह ब्लैक होने लगती है जैसे उसने अपने ड्रीम में उस लेडी को देखा था। रेबेका काफी डर जाती है और वेंडी को आवाज लगाती है। वेंडी के यहाँ आने के बाद मेरी बेहोश होने लगती है और सिंक के पास पहुंचकर वो अजीब सा काला लिक्विड वॉमिट करती है। रेबेका और क्रिस डैन को बुलाने चले जाते हैं क्योंकि घर के सभी टेलीफोन अचानक से बंद पड़ गए थे। यहाँ वेंडी सिंक साफ करने के बाद जब मेरी के रूम में जाती है, तब वो मेरी को एक कॉर्नर में बैठा हुआ देखती है। मेरी टर्न करती है और इस सीन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो क्लियरली पजेस्ड हो चुकी थी। मेरी वेंडी की तरफ बढ़ने लगती है और वो वेंडी को पकड़ लेती है, जिससे वेंडी की पूरी बॉडी सूख जाती है। दूसरी तरफ रेबेका और क्रिस चर्च पहुंचते हैं, लेकिन चर्च का दरवाजा लॉक्ड था कि तभी वहां नोआ आता है और वो दरवाजा तोड़ देता है। रेबेका डैन को उठाती है और वो लोग जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ रास्ते में ये लोग सभी घरों के दरवाजे पर वही ब्लड से लिखा हुआ एक्स देखते हैं। अब अपने घर को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा घर अजीब तरह से काला पड़ गया था, एज इफ इट वाज रस्टिंग ऑल ओवर। डैन अकेले ही घर के अंदर जाता है, जहां उसे सोफा पर वेंडी की अजीब तरह से सड़ती हुई बॉडी दिखती है। पास में ही उसे पजेस्ड हालत में मेरी खड़ी दिखती है, जो कि क्रॉल करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। डैन बाहर आकर बाइबल की प्रेयर्स चैंट करने लगता है, जहां एक सेकंड के लिए मेरी नॉर्मल होती है, लेकिन दूसरे ही सेकंड वो डैन पर अटैक कर देती है। नोआ रेबेका और क्रिस को लेकर कार में भागता है, लेकिन रेबेका कार को टर्न करके वापस घर की तरफ ले आती है। ये लोग कार से ही देखते हैं कि मेरी डैन को जान से मार देती है एंड अब वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। नोआ कार को वहां से भगाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद रेबेका नोआ से लड़ने लगती है, क्योंकि वो भी इन सब में इन्वॉल्व था और उसने रेबेका को झूठ बोला। इनकी बहस के दौरान क्रिस मेरी को यहाँ आते नोटिस करता है और वो भागकर आसपास के घर में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। मेरी उसके पीछे आ रही थी और क्रिस भागकर एक घर के डोर में बने डॉग एंट्रेंस से अंदर जाने का ट्राई करता है, लेकिन मेरी उसका पैर पकड़ लेती है। क्रिस किसी तरह अंदर तो घुस जाता है, लेकिन इस अफरा तफरी में उसका वो पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। घर के अंदर खड़ी फैमिली क्रिस को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद मेरी क्रिस को भी मार डालती है। अब मेरी रेबेका की तरफ बढ़ती है और नोआ रेबेका को बताता है कि एक ऐसी जगह है जहां वो सेफ रहेंगे, जिसके ठीक बाद वो दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ये वही जगह थी जहां मेरी के ऊपर रिचुअल परफॉर्म किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किंग्समैन वहीं सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म्स पर दोनों तरफ लोग थे। नोआ रेबेका को उसी पिट के पास ले जाता है और मेरी भी यहाँ आती है। फिर अचानक ही रेबेका नोटिस करती है कि नोआ ने उसके रिस्ट पर कट कर दिया है। रेबेका के हाथ से ब्लड को वो उसी पिट में फ्लो कराता है एंड देन मेरी बुरी तरह तड़पने लगती है। देखते ही देखते वो काला साया मेरी से निकलकर उस पिट में चला जाता है। यहाँ रेबेका बेहोश हो जाती है एंड देन सभी लोग उसके पास उसे टच करने आते हैं एंड देन रेबेका की बॉडी से एक ब्राइट लाइट निकलती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और इस नए सीन में हम एक नए फैमिली को ठीक वैसे ही आता हुआ देखते हैं जैसे रेबेका की फैमिली यहाँ आई थी। कार के पास एक यंग लड़का रुकता है जो थोड़ी दूर पर रेबेका को एक शीप का ब्लड कलेक्ट करते हुए देखता है। इसका मतलब क्लियर था कि जो टास्क पहले नोआ का था वो अब रेबेका को करना होगा और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नथिंग लेफ्ट टू फियर मूवी की स्टोरी और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म यूएस के कैंसस के एक छोटे से टाउन स्टल के अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है और फिल्म में उस अर्बन लेजेंड को थोड़ा मैनिपुलेट किया गया है। सो बेसिकली मूवी में स्टल नाम का ये टाउन कर्स था एंड दे हैड टू ऑफर ए फैमिली एज अ सैक्रिफाइस। फैमिली के एक पर्सन के ब्लड से उस डीमन के लिए डोर ओपन किया जाता है एंड एक पर्सन को सेफ रखा जाता है ताकि वो डीमन को वापस भेज सके। ऐसा ना करने पे शायद पूरा टाउन ही उस डीमन का शिकार हो जाएगा। टाउन में हर वो इंसान जिसके हाथ पर कट था वो अपनी अपनी फैमिली के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर्स थे। फॉर एग्जाम्पल नोआ, जिसे एक सीन में हम अपनी फैमिली की फोटोग्राफ के साथ देखते हैं जो रिसेंटली गुजर गए थे, एंड लास्ट के सीन में रेबेका के हाथ पर भी कट किया जाता है। नाउ एट द एंड रेबेका भी इसी टाउन में रह जाती है और वो भी उनके रिचुअल का पार्ट बन जाती है। अब दोस्तों हम रेबेका के जरिए ये समझ सकते हैं कि फैमिली का वही मेंबर जिंदा बचता था जिसे किसी तरह की विजन या फिर नाइटमेयर आ रही हो। नाउ एक और थ्योरी की बात करें तो इस टाउन के लोग सैटेनिक कल्ट के मेंबर्स थे जो दूसरी फैमिलीज को बेटर लाइफ की अपॉर्चुनिटी ऑफर करके उन्हें यहाँ सैक्रिफिशियल रिचुअल के लिए ले आते थे एंड एट द एंड उनमें से एक मेंबर को अपने कल्ट का मेंबर बना लेते थे। यहाँ एक और सवाल यह है कि इस मूवी के ओपनिंग सीन में नोआ एक शीप का ब्लड क्यों कलेक्ट कर रहा था। तो दोस्तों मूवी में आगे हम सभी लोगों को उसी ब्लड से अपने डोर्स पर एक्स ड्रॉ करते हुए देखते हैं जो कि मेरे हिसाब से उस रिचुअल का पार्ट था जिसके बाद वो डीमन उनके घरों में नहीं घुस पाएगा। अब दोस्तों ये बातें तो बस मूवी के स्टोरी से रिलेटेड है, लेकिन अब मैं आपको स्टल टाउन से जुड़े अर्बन लेजेंड्स की कहानी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू टॉक अबाउट द अर्बन लेजेंड ऑफ स्टल, हम स्टार्ट से देख पाते हैं कि स्टल की हिस्ट्री काफी स्ट्रेंज रही है। स्टल को डच एंड पेंसिल्वेनियन के रहने वाले लोगों ने एज अ टाउन बसाया था ताकि वो लोग यहाँ अपने एनाबैप्टिस्ट रिलीजन का पालन कर सके और उनका रिलीजन ग्रो हो सके। स्टल से जुड़ी ऐसी सुपरनैचुरल बातें और यू कैन से इस तरह की स्ट्रेंज स्टोरीज 1970 के आसपास से काफी फेमस होने लग गई थी। स्टल को तब से ही डिफरेंट बिलीफ्स के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है, जहां कुछ लोगों का मानना है कि स्टल एक कर्स टाउन है क्योंकि सैटर्न खुद टाउन को साल में 2 पर्टिकुलर टाइम्स में विजिट करता है, वंस ऑन द स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड वंस ऑन द ईव ऑफ हैलोवीन। वहीं दूसरे पॉपुलर बिलीफ के अनुसार स्टल के अंदर ही लोकेटेड स्टल सिमेट्री में हेल का दरवाजा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे हेल के 7 गेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनसे होकर गुजरने पे आप डायरेक्टली हेल या फिर नरक में एंटर कर जाएंगे। ऑल्दो इन 7 गेट्स ऑफ हेल की लोकेशन कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, येट कुछ लोकेशंस फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया के कुछ एरियाज एंड स्टल जैसे टाउन में ये बिलीफ है कि यहाँ हेल के गेट्स मौजूद हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्टल सिमेट्री, इस टाउन के सेटलर्स ने इस सिमेट्री के बीचों बीच एक चर्च बिल्ड किया था जिसके पास ही एक ओल्ड ट्री था जिस पर आज भी विच वर्ड्स इंस्क्राइब्ड है, जिसकी वजह से लोगों में ऐसा बिलीफ है कि यहाँ किसी समय में विच ट्रायल्स रखे जाते थे। उसी ओल्ड ट्री के नीचे एक छोटा सा ग्रेव भी बिल्ट है जिसके साथ एक और स्ट्रेंज किस्सा जुड़ा हुआ है। असल में एंशिएंट टाइम्स में इस टाउन में एक लेडी को एक डिफॉर्म्ड बेबी हुआ था। इस बेबी का हाफ शरीर इंसान का था और हाफ शरीर वुल्फ के जैसा था। नाउ द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट कि वो लेडी किसी आदमी के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आई थी और बहुत जल्दी लोगों में ये बात फैल गई कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि सैटर्न का है। इस बच्चे को मारने की बजाय टाउन वालों ने इसे चर्च को सौंप देने का फैसला किया, जहां इस बच्चे को चर्च के बेसमेंट में लॉक करके रखा जाता था और वहीं पर वो बच्चा वाइल्ड एनिमल्स की तरह रहता खाता था। अपने 10th बर्थडे के ईव पर यह बच्चा चर्च के गेट्स तोड़कर टाउन की तरफ भाग गया और 11 महीनों तक वहां छुपता रहा। 11 महीने के बाद एक दिन फाइनली एक फार्मर ने उसे अपने फील्ड में स्पॉट किया और उसे वहीं मार दिया। इसके बाद इस बच्चे की ग्रेव को चर्च के पास वाले ओल्ड ट्री के नीचे ही बिल्ड किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस ओल्ड ट्री के नीचे मौजूद इस छोटे ग्रेव को लेकर एक और बिलीफ है कि इस टाउन की एक लेडी ने सैटर्न को ही बर्थ दे दिया था, लेकिन सैटर्न का ह्यूमन फॉर्म इतना वीक था कि वो बेबी ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाया और लोगों ने उसकी डेड बॉडी को यहीं बरी कर दिया। इसके बाद उस लेडी को भी इसी ट्री पर विच ट्रायल्स के दौरान फांसी दे दी गई बिकॉज लोगों ने ऐसा बिलीव कर लिया था कि वो औरत एक विच है। अब लोगों का मानना है कि सैटर्न इसी ग्रेव को विजिट करने साल में 2 पर्टिकुलर डेज पर अपीयर होता है। नाउ ईयर 1900 में एक लड़के की डेथ जलने की वजह से हो गई थी जो कि उसके अपने फादर के गलती से हुई थी और कुछ दिनों बाद एक आदमी की बॉडी चर्च के ओल्ड ट्री से लटकी हुई पाई गई थी। अब इन दोनों डेथ्स में एक ही कनेक्शन था और वो ये कि दोनों ही डेथ टाउन के उस एरिया से रिलेटेड थे जो कि डेविल्स रोड के नाम से जाने जाने वाले रोड के पास है और दोनों ही डेड बॉडीज को इसी सेमेट्री में दफनाया गया।
इन्हीं दिनों से चर्च के आसपास के इलाकों में अजीबोगरीब इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स की वजह से चर्च को अबैंडन कर दिया गया, जिसके कुछ ही दिन बाद चर्च में अपने आप ही आग लग गई और लोकल्स का कहना है कि वो आग 3 दिन तक लगातार जलती रही थी। बट सरप्राइजिंगली चर्च के अंदर जो क्रूसीफिक्स था उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। 1920 के दौरान खराब वेदर और पुअर मेंटेनेंस की वजह से चर्च की ये रूफ गिर गई और इससे जुड़ी एक यूनिक बात ये थी कि इस एरिया के कई सारे लोग का ये कहना है कि जब भी यहाँ बारिश होती थी तो चर्च के अंदर का हिस्सा सूखा ही रहता था, एज इफ पानी उसके अंदर एंटर ही ना हुआ हो। धीरे धीरे आम पब्लिक को इस जगह से दूर रखने के लिए इस चर्च और सेमेट्री के आसपास फेंसिंग की गई, बट यंग स्टूडेंट्स और टूरिस्ट फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यहाँ चोरी छुपे एंटर करने की कोशिश करते रहते हैं। चर्च के इन्हीं गार्ड से सुना गया था कि उन्होंने कई बार चर्च में अचानक ही रोशनी होते हुए देखा था और ऐसा उन सैटानिक कल्ट के मेंबर्स की वजह से हुआ है जो यहाँ अपने सैटानिक रिचुअल्स परफॉर्म करने आया करते थे। बाद में ये माना जाने लगा कि जिन पेंसिल्वेनियन एंड डच सेटलर्स ने इस टाउन को बसाया था वो एक्चुअली में सैटन के फॉलोअर्स थे और ये चर्च भी ओरिजिनली सैटानिक चर्च था जिसे इस कल्ट ने फॉर्म किया था। आसपास के इंसिडेंट्स या फिर डेथ्स में इन कल्ट्स का ही हाथ था, जहां वो अपने रिचुअल्स के लिए एज अ सैक्रिफाइस लोगों को मार देते थे। विंटर के आसपास ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट सरप्राइजिंगली ज्यादा होकर होने लगते हैं क्योंकि स्टोरीज के अनुसार विंटर इक्विनॉक्स की मिडनाइट में चर्च के ओल्ड स्टेप्स जो कि बेसमेंट की तरफ जाते हैं कुछ ज्यादा ही गहरे हो जाते हैं और ये सीधा हेल की तरफ जाते हैं। इसी स्टोरी की तरह एक और स्टोरी है चर्च के 8th विंडो की। ऐसा कहा जाता है कि हैलोवीन के आसपास कुछ स्टूडेंट्स ट्रेसपास करके चर्च में एंटर कर गए और यहाँ चर्च में ऑलमोस्ट हर कोने में घूमने के बाद जब वो लोग ओल्ड सेमेट्री के पास थे तब उन्हें चर्च में कुछ स्ट्रेंज लाइट्स दिखाई दी, जिसके साथ ही उन्हें कुछ चैंटिंग की साउंड भी आने लगी थी, एज इफ वहाँ कोई प्रेयर हो रही हो। बट टू देयर शॉक ये प्रेयर्स गॉड के लिए नहीं बल्कि सैटन के लिए की जा रही थी। चैंटिंग बंद होने तक वो दोनों वही सेमेट्री में छिपे रहे और थोड़ी देर बाद वहां जाने पर उन्होंने एक अनयूजुअल चीज नोटिस करी और ये थी चर्च की एक्स्ट्रा विंडो। दरअसल चर्च में टोटल 7 विंडोज ही बनाई गई थी, साइड वॉल्स पे 3 और मेन एंट्रेंस पे 1। बट उस रात उन्होंने चर्च के बैक वॉल पे एक एक्स्ट्रा विंडो यानी कि 8th विंडो देखी। अब उन दोनों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 8th विंडो के पास जा सके, लेकिन उन्होंने बस इतना ही देखा कि उस 8th विंडो की दूसरी तरफ से डार्क रेड लाइट एमिट हो रही थी। खैर इसके बाद वो दोनों वहां से भाग आए और वहां से वापस आने के बाद जब उन्होंने ये बात लोकल लोगों के साथ शेयर करी तब उन्हें पता चला कि ऐसा वहां गार्ड की ड्यूटी पर लगे कुछ लोग भी नोटिस कर चुके हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम वहां कुछ टाइम इंटरवल्स पे सैटानिक कल्ट विजिट करते हैं टू प्रेज एंड सिंग प्रेयर्स टू सैटन। और ये उन दोनों की खुशकिस्मती है कि वो दोनों वहां से जिंदा वापस आ गए, क्योंकि लोगों के अनुसार जब भी वो कल्ट्स यहाँ अपीयर होते हैं तो उसके नेक्स्ट डे सेमेट्री के पास किसी एनिमल या कभी कभी किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स मिलते थे। नाउ स्टल के कर्स्ड लैंड से जुड़ा हुआ एक सबसे फेमस किस्सा है 1993 का, जब पोप जॉन पॉल II कोलोराडो विजिट कर रहे थे फॉर ए पब्लिक अपीयरेंस। तब उन्होंने अपने प्राइवेट प्लेन के पायलट को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि उनका प्लेन स्टल के अनहोली ग्राउंड के ऊपर से ना गुजरे। समय के साथ साथ स्टल चर्च और उस सेमेट्री का काफी स्ट्रक्चर खत्म हो गया, लेकिन स्टल की स्टोरीज बढ़ती ही गई। मॉडर्न टाइम में यहाँ कितने ही घोस्ट हंटर्स, थ्रिल सीकर्स और टूरिस्ट व्लॉगिंग, साइटिंग कंटेंट और थ्रिल के लिए आते हैं, बट अपने साथ एक हॉरिबल और कभी कभी ना भूल सकने वाला किस्सा वापस लेकर जाते हैं। कई घोस्ट हंटर्स को सेमेट्री के पास ली गई इमेजेस में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज फिगर्स विजिबल हुए और कई टूरिस्ट जिन्होंने इस एरिया में ट्रेसपास करने की भूल की उन्हें अनएक्सप्लेनेबल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई टूरिस्ट तो अचानक से ही मिसिंग हो गए। बात करें नथिंग लेफ्ट टू फियर मूवी की तो उसमें इस चर्च का रेफरेंस तो लिया गया है, लेकिन ओल्ड सेमेट्री के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन टीवी सीरीज सुपरनैचुरल्स के फाइनल एपिसोड में इस सेमेट्री का रेफरेंस लिया गया है। अब दोस्तों इन सारी स्टोरीज में स्टल की कौन सी स्टोरी कितनी सच है और कितनी झूठ ये पता लगा पाना तो मुश्किल है, बट आई पर्सनली थिंक कि स्टल के कर्स टाउन होने में अफवाहों ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। स्टार्टिंग से ही हर अनएक्सप्लेनेबल इंसिडेंट्स को सुपरनैचुरल हैपनिंग से जोड़कर देखा गया और समय के साथ साथ लोगों के डर ने इस जगह के कर्स होने के दावे को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। स्टल के साथ जोड़े गए कई बड़े किस्सों के सच होने का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वेरीफाई करना कि कोलोराडो विजिट करते वक्त पोप जॉन पॉल II ने सच में अपने पायलट से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी या नहीं, यह पता लगा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो मेरी पर्सनल थिंकिंग यही है कि इस टाउन की मोस्ट ऑफ द स्टोरी सच नहीं बल्कि बनी बनाई हुई है। बट देन अगेन ये मेरे पर्सनल बिलीफ है एंड इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि स्टल के साथ न्यूमरस ऐसे इंसिडेंट्स और कॉज जुड़े हुए हैं जो उसे
उसे द कर्स टाउन का टाइटल देते हैं। तो दोस्तों ये थी मूवी नथिंग लेफ्ट टू फियर की एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ स्टल टाउन की कहानी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।